नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग ने दुनिया की नींद उड़ा रखी है। फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास जहां लगातार इजराइल पर रॉकेट से हमले कर रहा है, तो वहीं इजराइल का अवैध सुरक्षा कवच आयरन डोम हमास की रॉकेटों का बर्बाद कर रहा है। इजराइल ने भी हमास के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है, मगर एक जंग और है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी ये खूनी खेल अब जंग का रूप लेता जा रहा है और इसमें दोनों ओर से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास लगातार एक दूसरे की ओर रॉकेट से हमला कर रहे हैं और कई इमारतों को जमींदोज कर रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि हमास ने उसकी ओर करीब 1500 रॉकेट दागे हैं। हालांकि इजराइल ने भी पलटवार किया है और उसके सैकड़ों रॉकेट को हवा में ही ध्वस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने अब तक अपने रॉकेट हमले से 65 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार गिराया है। इजरायली हवाई हमले में हमास के 11 शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। मृतकों में 17 बच्चे शामिल हैं। मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हवाई हमले में 388 लोग घायल हुए, जिनमें 115 बच्चे और 50 महिलाएं शामिल हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी में सैन्य हमला तेज कर दिया है, जिसमें हमास के 10 शीर्ष चरमपंथियों की मौत हो गई और कई हवाई हमलों में वे इमारतें जमींदोज हो गईं जहां हमास के लोग रहते थे। फिलहाल इस्लामी उग्रवादी समूह हमास ने भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है और उसने इजरायली शहरों में सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। बड़ी बात यह है कि हमास की ओर से जब सैकड़ों रॉकेट दागे गए तो इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने 90% मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल की आयरन डोम को दुनिया का बेस्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। दरअसल इजराइल की आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल की परमो राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय और तकनीकी सहायता भी ली गई है। हाई टेक्नोलॉजी से लैस आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे रॉकेट मोर्टार को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। देखने वाली बात यह है कि महज 3 दिन में दोनों शत्रुओं के बीच लड़ाई ने 2014 के उस विध्वंसक युद्ध की याद दिला दी जो 50 दिन तक चला था। इस लड़ाई ने इजराइल में दशकों बाद भयावह यहूदी अरब हिंसा को जन्म दिया है। इजराइल ने कई हवाई हमले किए और गाजा में दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे हवा में धुएं का गुबार बन गया। गाजा सिटी में रात को सड़कों पर वीरानी छा गई और रमजान के आखिरी दिन लोग अपने घरों के भीतर ही सिमटे रहे। फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास की तरफ से दागे गए रॉकेटों से इजराइल में कुल 7 लोग मारे गए। इनमें टैंक रोधी मिसाइल से मारा गया एक सैनिक भी शामिल है और रॉकेट हमले में मारा गया 6 साल का बच्चा भी शामिल है। इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास की बताई संख्या से कहीं अधिक चरमपंथी मारे गए हैं। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र और मिस्र के अधिकारियों ने कहा कि संघर्ष विराम के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन इसमें प्रगति के कोई संकेत नहीं है। इजराइल और पैलेस्टीनियन का जो विवाद है, ये दुनिया का शायद सबसे पुराना विवाद है। 1722 ईसा पूर्व इजरायलीज को असीरियंस ने वहाँ से भगाया था और उसके बाद ये खाना बदोश यूरोप में रहे और 1882 में फिर से इनका इजराइल में आना शुरू हुआ। जो आज का इजराइल है तब पैलेस्टीनियन था। इसमें एक ख़ास तौर पे एक डेट है 1917 नवंबर, जबकि एक बेलफोर डिक्लेरेशन साइन किया है ब्रिटेन ने, जो इनका जहाँ पे इनका मैंडेट था, और उन्होंने कहा कि यहाँ एक स्टेट ऑफ इजराइल क्रिएट किया जाएगा।
उसके बाद जो कि यूरोप में नाजी जर्मनी के चलते बहुत इजराइल ज्यूज दबाए जा रहे थे, वो आके यहाँ बसने लगे। 1947 में यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि स्टेट ऑफ इजराइल क्रिएट होगी, और 1948 में ये स्टेट डिक्लेयर हुआ। एज ए रिजल्ट जो अरब कंट्रीज थे उन्होंने इजराइल पर अटैक किया, उन्होंने इनको इसको मान्यता नहीं दी, लेकिन उस लड़ाई में अरब बुरी तरह हार गए। और उसके बाद जो संधि युद्ध विराम हुआ उसमें गाज़ा इजिप्ट ने दबाया, और वेस्ट बैंक जो था वो तब का ट्रांस जॉर्डन था उसने दबा लिया। 1967 तक ये हिस्से जैसे थे वैसे रहे। 1967 की लड़ाई के बाद गाज़ा और वेस्ट बैंक इजराइल ने कब्जा कर लिया, और गाज़ा के अंदर जो वेस्ट बैंक में उन्होंने वहाँ पे अपने लोगों को बसाना भी शुरू कर दिया। इसी दौरान 1964 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर यासिर अराफात क्रिएट हुआ, जिनका उद्देश्य था एक पैलेस्टाइन स्टेट बनाना पूरे देश, पूरे क्षेत्र में जो अर्शवाइल पैलेस्टीन। इसमें एक चीज़ बहुत गौर करने वाली है कि जब 1948 में पैलेस्टाइन ये इजराइल बना था तो वहाँ मेजॉरिटी थी वो पैलेस्टीनियंस की थी, और उनको अपने ही देश में वो दस्तबरदार हो गए थे। 1900 इसमें ख़ास तौर पे जो ध्यान देने वाली बात है कि 1978 के जो एक कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ उसमें इजिप्ट और इजराइल के बीच में हुआ, जिसमें उनके औपचारिक संबंध भी इस्टेब्लिश हुए, और गाज़ा लौटा दिया इन्होंने इजराइलीज ने, लेकिन वेस्ट बैंक नहीं लौटाया। बातें होती रही। 1988 में इनको एक स्टेटस दिया गया। पहले 1974 में इनको ऑब्जर्वर स्टेटस यूएन में दिया गया पीएलओ को, 1988 में उनको एक स्टेट का स्टेटस दिया गया। लेकिन 2013 में फाइनली इनको नॉन मेंबर स्टेट का स्टेटस दिया गया, जिससे कि इनका की मतलब वर्चस्व वहाँ हो गया। अब वो अपना पासपोर्ट भी दे सकते हैं, अपना एरिया भी है, जेरिको एरिया जो वेस्ट बैंक का है उसमें इनका देश था। पीएलओ जो है ये पैलेस्टीनियंस, सभी पैलेस्टीनियंस के सदस्य हैं, जिसमें कि क्रिश्चियंस भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, ड्रूज भी हैं। लेकिन हमस क्रिएट हुआ 1967 में, जो कि एक प्योर मुस्लिम आतंकवादी संगठन है। और आज की जो स्थिति थी कि गाज़ा में तो जो है हमस का डिफेक्टो कंट्रोल है, हालांकि डिज्योर अभी भी पीएलओ का ही है, वहाँ पे पैलेस्टाइन स्टेट का है, और यहाँ जो है पैलेस्टाइन स्टेट वेस्ट बैंक में है। जो अभी की जो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट है इसका कारण ये है कि अलास्का मास जो है जेरूसलम में, उसमें पूरे जेरूसलम से इजराइल कोशिश कर रही है पैलेस्टीनियंस को भगाने की। तो जो इसको हमस ने रॉकेट अटैक किए, और रिटेलिएशन में इजराइल ने गाज़ा पे एयर अटैक किया, और उसमें बहुत से लोग मरे हैं, करीब 83-84 लोग मर गए हैं। और इसमें भी हम लोगों ने आखिरी वर्ड नहीं सुना है। जहाँ जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो आज की तारीख में मुझे लगता, मेरा अपना अंदाज है कि जो हम लोगों ने इस साल के शुरू में 4 संबंध बनाए गए थे, जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहरीन, मोरक्को, सूडान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, एज ए रिजल्ट अरब वर्ल्ड में फूट पड़ने लगी है। तो ईरान को और टर्की को ये मौका मिला कि जो सऊदी अरेबिया की लीडरशिप को चैलेंज करें। रमज़ान के महीने में इस तरह का अटैक, अब सऊदी अरेबिया या यूएई को कोई चॉइस नहीं रह जाती कि वो पैलेस्टीनियंस के साथ आए। तो ये जो है इससे एक नई इक्वेशन बन रही है, हम लोगों ने आखिरी नहीं सुना है। इसमें जहाँ तक पैलेस्टीनियन का सवाल है, उनके साथ अन्याय हुआ है। अपने ही देश में वो बेगाने हो गए हैं, और आज भी वो मारे जा रहे हैं, अभी भी वो कैंपों में रह रहे हैं, अभी भी उनका अपना देश नहीं है। तो इजराइल जो है वो बिल्कुल मुस्तैद है कि वो अपने यहाँ से किसी को आने नहीं देगा, और कोई उसके देश के खिलाफ बात करेगा तो उस पर अटैक करेगा।
तो अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी, मेरा ख्याल है दुनिया को और यूएन को इसमें रिकग्निशन लेने की ज़रूरत है। आपको बता दें, हिंसा का ये दौर 1 महीने पहले यरूशलेम में शुरू हुआ, जहां रमजान के पवित्र महीने के दौरान हथियारों से लैस इजरायली पुलिस तैनात रही और यहूदी शरणार्थियों द्वारा दर्जनों फलस्तीनी परिवारों को निर्वासित करने के खतरे ने प्रदर्शनों को हवा दी और पुलिस के साथ झड़पें हुई। अल अक्सा मस्जिद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों पर ग्रेनेड फेंके। यरूशलेम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने सोमवार देर रात इजराइल में कई रॉकेट दागे, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। इजराइल और फलस्तीन के बीच टकराव का ये इतिहास कुछ सालों से शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत यहूदियों व अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के संघर्ष से हुई थी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र के इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देने के बाद से ही क्षेत्र में हिंसा और तनाव का दौर जारी है। दरअसल 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में खाड़ी क्षेत्र में कई आंदोलन हुए, जिनका मकसद यहूदियों और अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना था। 1920 के दशक में फलस्तीन राष्ट्रवाद की अवधारणा परवान चढ़ी और यरूशलेम में लाखों की संख्या में अरब नागरिकों ने यहूदियों के आगमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया और यहूदियों के लिए इजराइल और अरब जगत के लोगों के लिए फलस्तीन रखा। इस पर अरब समुदाय ने आपत्ति जताई और फिर फलस्तीन में गृह युद्ध छिड़ गया। बता दें, साल 1948 के मई महीने में ब्रिटेन की सेनाएं वापस लौट गईं। हालांकि इस समय तक इजराइल और फलस्तीन की वास्तविक सीमा रेखा निर्धारित नहीं हो पाई थी, जिसको लेकर यहूदियों और फलस्तीनी अरबों में खूनी टकराव शुरू हो गया था। बात 1948 की है। 14 मई 1948 को यहूदियों ने स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए इजराइल नाम के एक नए देश का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन अरब देशों जिसमें मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इसे 1948 का युद्ध कहा गया और यहीं से अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हो गई। जून 1948 में एक युद्ध विराम ने अरबों और इजराइलियों को दोनों को दोबारा तैयारियां करने का मौका दिया। चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से अब युद्ध का पलड़ा इजराइलियों की तरफ झुक गया और अंततः इजराइलियों की जीत हुई। साल 1949 में समझौते से जॉर्डन और इजराइल के बीच ग्रीन लाइन नामक सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। वेस्ट बैंक यानी जॉर्डन नदी के पश्चिमी हिस्से पर जॉर्डन और गाजा पट्टी पर मिस्र का कब्जा हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 1 लाख फिलिस्तीनी बेघर हुए। इजराइल को 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। वहीं 1967 में फिर से इजराइल और खाड़ी देशों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध और हिंसा के बीच गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, पूर्वी यरूशलेम और पश्चिमी तट पर इजराइल का कब्जा हो गया। तब से ही दोनों देशों में सीमा विवाद जारी है और तब से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष जारी है। बड़ी बात यह है कि फिलिस्तीन की जमीन पर हमास नाम के उग्रवादी संगठन की स्थापना 1987 में हुई। इसका मकसद इजराइल को हराकर इस्लामिक राज्य की स्थापना करना था और इजराइल के क्षेत्र में एक इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में लेना हमास का मकसद था। वहीं इजराइल के पश्चिमी देशों की मदद लगातार मिलने के बाद और इजराइल का 1 इंच भी जमीन न देने की सोच ने खाड़ी देशों समेत हमास को नाको चने चबवा दिए। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कुछ एकड़ जमीन के लिए चल रहा संघर्ष विश्व पटल के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहा है, जिसको लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी युद्ध को रोकने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन को चेतावनी जारी की है। हाल फिलहाल जो ताजा तस्वीर सामने आ रही है वो मिडिल ईस्ट को युद्ध की तरफ तेजी से ढकेल रही है और इसका अंत क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल आधुनिक हथियारों से लैस होकर किसी को भी पटकनी देने के लिए तैयार बैठा है, तो हमास जैसे उग्रवादी संगठन की पृष्ठभूमि ही इजराइल के खिलाफ युद्ध की रणनीति के रूप में हुई है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
बढ़ते हैं रिपोर्ट की ओर। भारत में कोरोना की दूसरी लहर दिन प्रतिदिन खतरनाक साबित होती जा रही है। हर दिन कोरोना नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऐसे में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली, यूपी समेत कई अन्य राज्यों में लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अब कुछ हद तक ये कंट्रोल हो पाया है। लेकिन गोवा में अब भी ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें लगातार हो रही हैं और हालात काफी खराब है। तो आपको छोड़ जाते हैं इसी रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। दुनिया भर में कोरोना से तबाही मची हुई है। अब कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में भारत ने सभी देशों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर ऑक्सीजन की किल्लत लोगों की मौत का कारण बनी है। गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक यानी 4 घंटों में 13 लोगों की मौतें हुई हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी का संकट अभी जारी है। आपको बता दें, इस अस्पताल में बीते दिनों में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों की जान जा चुकी है, जो प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। मंगलवार को 26, बुधवार को 20, गुरुवार को 15 और अब शुक्रवार को 13 लोगों की मौतें दर्ज कराई गई हैं। कोविड वार्ड में हुई इस मौत के कारण अस्पताल की फजीहत हो रही है, तो वहीं यहां अधिकारियों का कहना है कि लॉजिस्टिक में दिक्कत के कारण ऐसा हुआ है। गोवा की सरकार ने अब इस मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई के विषय को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें IIT के BK मिश्रा, GMC के पूर्व डीन BM जिंदर और तारिक थॉमस शामिल हैं। इस कमेटी को टास्क दिया गया है कि वह अस्पताल को मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई पर नजर रखे और ऑक्सीजन को लेकर कहां दिक्कत आ रही है उसे उजागर करे। इस कमेटी को 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी है। गौरतलब है कि देश में कोरोना मरीजों की तादाद अचानक से बढ़ने के कारण ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ गई है। कुछ वक्त पहले दिल्ली, यूपी समेत कई अन्य राज्यों में लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे। हालांकि अब कुछ हद तक ये कंट्रोल हो पाया है।